नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके लिए पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास भाग 8 हम पढ़ रहे हैं। भाग 8 हम क्यों पढ़ रहे हैं सीधा, क्योंकि दोस्तों भाग 5 हम पढ़ ली केंद्र सरकार, भाग 6 हम पढ़ ली राज्य सरकार। भाग 7 दोस्तों आपका समाप्त हो चुका है, निरसित हो गया, इसलिए भाग 7 हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समाप्त हो गया, निरसित हो गया तो भाग ही हट गया, तो क्या मतलब पढ़ने का उसको। हाँ, इसलिए भाग 6, 5 और 6 पढ़ने के बाद हम 7 नहीं पढ़ रहे क्योंकि हट चुका है, निश्चित हो गया, समाप्त हो गया है। इसलिए हम सीधा पढ़ रहे हैं भाग 8, जहां से आपको पढ़ना चाहिए। इससे पहले अपने भाग 5 में पढ़ा केंद्र सरकार, भाग 6 में पढ़ा राज्य सरकार, अब आप भाग 8 में पढ़ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242 तक। क्लियर हो गई बातें? आइए, संविधान के 22 भाग हैं, उन सभी भागों के नाम, सभी भाग, उनके नाम, उनके रिलेटेड अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। मैं हर बार बोलता हूं ये बात। आइए फिर देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों को संबोधित करते हैं। अच्छा, तो याद रखेंगे भैया। संविधान के, देखिए आप पढ़े क्या, आप केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हो क्या पढ़े, अनुच्छेद 239 से 242 तक आप पढ़े थे। पर इसको आप 239 से 241 तक पढ़िए, क्योंकि इसमें जो 242वें नंबर का अनुच्छेद है, अब वह 242 नंबर का अनुच्छेद भी 7वां संविधान संशोधन से, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा आपका निरसित हो गया है, समझिए, या समाप्त हो गया है। इसलिए अनुच्छेद 200 है तो भले 240 से 242 तक पूरा क्या था आपका, पूरा था केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ, मतलब जिसमें 242 निरसित हो गया है, निरसित हो गया है, निरसित हो गया है। आइए, संविधान के भाग 8, तो भाग नंबर 8 के अनुच्छेद, भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 241 केंद्र शासित प्रदेशों को संबोधित करते हैं जिनका सरकारी ढांचा असंगत है। अनुच्छेद 242 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित हो गया है। मूल संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार राष्ट्रपति सीधे प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रबंधन कर सकते हैं। क्या? मूल संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार, मूल संविधान का अनुच्छेद 239 है ना, उसके अनुसार 239, 241 से 239 के अनुसार राष्ट्रपति सीधे प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, जो बोलते हैं ना कि भाई हर राज्य में जो भी, हर केंद्र शासित प्रदेश में जो भी प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। हर केंद्र शासित प्रदेश में जो भी प्रशासक है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते हैं। वही बात इस 239 में ही वो बात बोला गया है। तो अनुच्छेद 239 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 239 के अनुसार ही राष्ट्रपति सीधे अपने प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रबंधन करते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में आपके इन्हीं प्रशासक की मदद से राष्ट्रपति अपना शासन चलाते हैं। संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने का अधिकार दिया गया है जब उसने 1962 में अनुच्छेद 239A की स्थापना की थी। ठीक है, तो 239 में एक 239A जोड़ा गया। कब जो हुआ भैया, ये 1962 में अनुच्छेद 239A की स्थापना की गई। तो संसद को, तो उससे क्या हुआ, तो उससे फायदा ही हुआ कि संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने का अधिकार दिया गया। जैसे कि आपकी दिल्ली और पौंडीचेरी में आप देखते हैं कि दोनों जगह में आपकी विधायिका है। क्लियर? विधानसभा है ना उनकी अपनी अपनी, यस। तो इसी के तहत वो हुआ 239A के तहत। अनुच्छेद 239A सिंगल ए है, यह डबल ए के अंदर फिर ए, 239A के अंदर फिर से ए, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। भारतीय संविधान में 1991 के संविधान 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कहने मतलब बस ये बोलना चाह रहा है कि भैया आपको क्या बोला, 239A में क्या बोला कि केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अपने लिए विधायिका बनाने का अधिकार रखता है। संसद उनके लिए, संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने का अधिकार है।
तो उसी के तहत ही 239A के तहत ही अनुच्छेद 239A के तहत ही ए जोड़ा गया, उस ए में ही डबल ए हुआ। उसके तहत ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन NCR, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करके दिल्ली में भी आपका बनाया गया विधानसभा। ओके, यस। उसके लिए आपको 69वां संविधान संशोधन 1991 का जरूरत पड़ा, और 239A में ए जोड़ने के लिए। ठीक। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानमंडल संरचना, भारत के जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानमंडल संरचना देख लीजिए आप। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानमंडल की संरचना इस प्रकार है। यह एक निर्वाचित निकाय या निकाय है, अर्थात निर्वाचन होता है, वहां भी निर्वाचन होगा, वहां भी वोटिंग होगा, जनता चुनेगी अपने लिए विधायकों को, वहां भी केंद्र शासित प्रदेशों में भी, जो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित होता है। जैसा कि संघ शासित प्रदेशों में विधायिका की संरचना को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। जैसा कि संघ शासित प्रदेशों में विधायिका की संरचना को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। इस बात का कोई मतलब नहीं है, बस इतना आप समझ लीजिए कि भाई आंशिक रूप से नामांकित, आंशिक रूप से मनोनीत होते हैं, ये बोल रहा है और कुछ नहीं। लोकतांत्रिक मूल्यों को एक विधायिका द्वारा बरकरार नहीं रखा जा सकता है। क्या लोकतांत्रिक मूल्यों को एक विधायिका द्वारा बरकरार नहीं रखा जा सकता है जो नियुक्त और आंशिक रूप से निर्वाचित हैं। तो जो नियुक्त होंगे या आंशिक रूप से निर्वाचित होंगे उनके द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को विधायिका द्वारा बरकरार नहीं रखा जा सकता। कहने का मतलब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भैया जनता अगर खुद से चुन के किसी को भेजे तो जनता के प्रति वफादारी दिखाएगा ना कि यार जनता ने ही मुझे चुन के भेजा, जनता ही मुझे जिताई है, फिर हरा भी सकती है। तो लोकतंत्र के मूल्य है कि जनता का भाई प्रतिनिधि बन के काम करना है, वो तभी दिखता है जब जनता चुन के भेजती है। हालांकि ऐसा होता तो है नहीं, मगर लिखित रूप में। और सोचिए जहाँ ऐसे लोगों को बैठा दिया जाए विधायिका में, विधायक बना करके, जिसको जनता चुन नहीं रही है या आंशिक रूप से चुन रही है या उसको सीधा मनोनीत कर दिया जा रहा है, तब क्या होगा? और सीधा उसको मनोनीत करते रहे राष्ट्रपति मुख्यमंत्री खुद ही, जिसको जनता चुन भी नहीं रही, जनता जानती भी, तो क्या जानेंगे जनता का दुख दर्द वो? जब हम जनता के बीच में से कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर जाएगा तब तो हमारे दर्द को समझ पाएगा ना। यस, यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को एक विधायिका द्वारा बरकरार नहीं रखा जा सकता है जो नियुक्ति और आंशिक रूप से निर्वाचित है। जो किसी द्वारा नियुक्त हो और जो आंशिक रूप से निर्वाचित हो, वैसे लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को बना करके नहीं रख पाएंगे विधायिका में। केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम 1963 में थोड़ा सा संशोधन करने से विधायिका के आधे से अधिक सदस्यों का नामांकन हो सकता है। ठीक है, ये सब आपको जानकारी दिया जा रहा है, पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, और थोड़ी जानकारी मिल रही है आपको। यहाँ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, बिंदास रहिए। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान हैं? तो भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान हैं? किस भाग में भैया? भाग 8 में, भाग 8 में सी। उसमें अनुच्छेद कहां से 239 से 242 तक है, और 242 निश्चित हो गया तो अब 239 से 241 तक है। 239 में ही ए में बोला गया कि भैया आपके जो वहां पे विधायिका का निर्माण करेगा, संसद चाहे तो विधायिका बना सकती है। तो 239A में बोला संसद चाहे तो विधायिका बनाएगी। 239A के ही डबल ए में फिर दिल्ली की विधायिका बनी 7वें संविधान संशोधन 1956 में। 69वां था ना, 69वां संविधान संशोधन 69वां था ना, देख लेते हैं एक बार, मेरे से मिस हो रहा हो दिल्ली वाला। हाँ 69वां है, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली में बनी। ठीक, 239 डबल ए वाले में। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 239, 239A, 239 डबल ए, 239 ए बी। आगे भैया दूसरा दिल्ली से जुड़ा हुआ किसमें विशेष प्रावधान? 239 डबल ए वाले में है। 239A में बोला गया कि संसद चाहे तो आपके विधायिका का निर्माण कर सकती है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। फिर ए के अंदर एक और ए जोड़ा गया जिसमें दिल्ली के लिए 69वें संविधान संशोधन 1991 करके दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में आपके विधायिका का निर्माण किया गया या विधानसभा का निर्माण किया गया। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। बोला तो जो काम का आपका चीज होगा ना सब आपसे एग्जाम बनेगा, क्योंकि उस तरीके से क्वेश्चन भी बनाए जा रहे हैं। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो देख लीजिए। अंडमान निकोबार 1956,
चंडीगढ़ 1966 में बना। तो कब कब कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आपके, कब कब कौन कौन सा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बना, एक बात बोला है। 8 से पहले तो आपको 8 नाम याद होने चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली और दमन दीव, अब एक हो गए हैं 9। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये टोटल 8 वर्तमान में आपके भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें इनमें सबसे पहले आपका बना है, दिख रहा है आपको, देखते चलिए। ठीक, तो 1956 तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और आपका दिल्ली, ये तीनों बने 1956 में। क्लियर, चलिए इसको बनाते हैं। तुम्हारे ऊपर भारत है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1956, दिल्ली बना 1956 और ये बना आपका लक्षद्वीप, है ना। तो तीनों बना 1956 में। चलिए 1956 खत्म, ये 1956 खत्म, ये 1956 खत्म। फिर दिल्ली के बगल में बन गया चंडीगढ़ भैया 1966 में, हो गया। और चंडीगढ़ के बाद यहीं से बगल बन गया, जुड़ के मान लीजिए बीच में कर दे रहे, बहुत जगह फैला हुआ है हालांकि, पुडुचेरी 1966 में। तो 56 के बाद 66 में 2, ठीक, यस, 56 में ये और ये, 66 में ये दोनों। फिर 2020 में दादरा नगर हवेली, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया। तो दोनों को मिला करके, दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला करके बन गया 26 जनवरी 2020 में। तो 2020 है ये। और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने 31 अक्टूबर 2019 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के दिन ही इन दोनों को आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। 2020 में एक हुआ है। क्लियर, चलिए तब आपको आसानी से याद रहेगा। देखिए आप पहले से बनाएंगे, भारत मान लीजिए, डब्बा भारत है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1956, दिल्ली 1956, लक्षद्वीप 1956, चंडीगढ़ 1966, पुडुचेरी 1966, ठीक, यस। आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख 2019, जम्मू कश्मीर लद्दाख 2019। और सर आपका क्या बच गया, यहाँ पे दमन दीव दादरा नगर हवेली को मिलाकर के बना दिया 2020 में। क्लियर, आपका सब बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को आप यहाँ आसानी से याद रख लेंगे। चलिए कारण, राजनीतिक प्रशासनिक आइए, राजनीतिक प्रशासनिक दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, माने उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे क्या कारण था, ये आपसे बताना चाह रहा है कि किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे तो उसके पीछे क्या कारण था कि उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ऐसे क्षेत्र जिनके पीछे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थे कि भाई वहाँ पे प्रशासन का कार्य अच्छे से चले, है ना, वहाँ राजनीति का एक अच्छा स्तर डेवलप हो सके, क्योंकि वहाँ स्टेबल सरकार नहीं बन रही थी या प्रशासन का कार्य ठीक से नहीं चल रहा था। तो जिसके पीछे ऐसा कारण है कि प्रशासन अच्छे से चलाने के लिए बनाया गया, राजनीति को अच्छे से बनाने के लिए बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, वो नाम है दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन क्षेत्रों में प्रशासन बढ़िया करने के लिए, प्रशासन में सुविधा करने के लिए, प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए इन क्षेत्रों को बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। जिनके पीछे सांस्कृतिक विभिन्नता थी कि जिनकी संस्कृति कुछ विभिन्न है, कुछ अलग टाइप की संस्कृति है, उसके से उनको बनाना चाहिए आपका क्या केंद्र शासित प्रदेश। तो उनका नाम है पुडुचेरी। एक अलग इनकी संस्कृति विशेषता है कि सब यहाँ भाई आपके वो पुर्तगाली लोग हैं या फ्रांसीसी लोग हैं, जो भी हैं। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये पूरा अपने भैया मछुआरा वाला वर्ग टाइप का है संस्कृति वहां पे, यस। तो इन दोनों के पीछे का कारण है सांस्कृतिक विभिन्नता। सामरिक महत्व मतलब हमारे देश को एकजुट मिला करके समा करके रखने के लिए कि हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का ये भी सामरिक हिस्सा है, हमारे देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें कोई आगे कब्जा ना कर ले। इसलिए आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, क्योंकि भाई भारत के मुख्य भूमि से बाहर है, समुद्र में, कभी आप कब्जा कर लेगा तो हमारे सामरिक महत्व से उस आसपास के क्षेत्र में अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, वहां भी अपने भारत के क्षेत्र भूमि की रक्षा करने के लिए इनका बहुत महत्व था। इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 आपके हैं जिनमें कारण आप जान चुके हैं, है ना।
ओबीसी व एससी के कारण, ओबीसी और एससी के कारण मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश ये सब आपके राज्य बने हैं। मैंने वहाँ के वो जनसंख्या सबको देख करके, वहाँ के शेड्यूल्ड कास्ट को देख करके, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देख करके, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। नोट, हिमाचल व गोवा भी पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में राज्य बनाया गया। ठीक है ना। तो वही सब बहुत सारे ऐसे राज्य जो आज आप देखते हैं वो पहले केंद्र शासित प्रदेश ही थे, बाद में राज्य बने। तो उसमें आपका हिमाचल प्रदेश और गोवा भी है। व्यवस्था देख लेते हैं हम, व्यवस्था के बारे में थोड़ी। दिल्ली पौंडीचेरी में प्रशासन होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासक होगा वहां पे, है ना। यहाँ प्रशासन नहीं, प्रशासक होगा, क प्रशासक। तो दिल्ली और पौंडीचेरी जो है दोस्तों, इन दो जगहों में जो उस पद पे प्रतिनिधि बन के, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बन के वहां के शासन व्यवस्था संभालेगा, उसे प्रशासक कहते हैं, प्रशासक कहते हैं, प्रशासक। दिल्ली और पौंडीचेरी में प्रशासक का पद होता है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इन सभी में जो आपके राष्ट्रपति के प्रतिनिधि बन के जाएंगे उन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है। बाकी इन सभी में जो बन के जाएंगे उसको कहा जाता है उपराज्यपाल, है ना। वो कहलाएंगे उपराज्यपाल। तो पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं मैं। कि बताइए, दिल्ली और पौंडीचेरी में जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उसको प्रशासक ही कहा जाता है। आपने पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है, राज्यपाल कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। तो आप बताएंगे भैया कि दमन द्वीप हो, नागर हवेली हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, लक्षद्वीप हो, चंडीगढ़ हो, तो कोई भी जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो भी है उनको क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और इस सभी में जो होते हैं आपके राष्ट्रपति के प्रतिनिधि उन्हें उपराज्यपाल कहते हैं। जबकि दिल्ली पौंडीचेरी के जो प्रतिनिधि होंगे उन्हें प्रशासक कहते हैं। क्लियर? यस सर। आइए आते दिल्ली पे। अब लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि केंद्र के नियंत्रण में है। दिल्ली में इसलिए बार बार विवाद होता है। केजरीवाल जी क्योंकि भाई मुख्यमंत्री है, मगर वहां का जो पुलिस व्यवस्था है वो केंद्र के नियंत्रण में है, वह केंद्र का ऑर्डर मानता है। तो दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र के नियंत्रण में है, वो केंद्र के अधीन है। बाकी लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि केंद्र के नियंत्रण में है। ये बात याद रख लेंगे, तीनों चीज बहुत अच्छे से। इसलिए बार बार देखते हैं दिल्ली में विवाद चलता है। ठीक है, तो लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि केंद्र के अधीन नियंत्रण में है दिल्ली के। दिल्ली में हाई कोर्ट की स्थापना 1966, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा 239 AA में घोषित किया गया, है ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, NCR। तो दिल्ली को NCR दिल्ली बनाया गया 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ठीक है। दिल्ली में हाईकोर्ट की स्थापना हुई 1966 में, बात भी याद है आपको। इसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 70 है। यहाँ विधानसभा में जो सदस्य हैं 70 सीट है, वहां 70 सीट। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है तथा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 1+6 है, अर्थात टोटल 7 मंत्री होंगे, जिसमें से 1 मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री। 1 मुख्यमंत्री, 6 अन्य मंत्री होंगे। तो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 7 है, 1 मुख्यमंत्री, 6 अन्य मंत्री। वहां पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 70 है, 70 सीट है विधायकों के लिए। 1966 में दिल्ली में हाईकोर्ट बना और दिल्ली को NCR दिल्ली बनाया गया 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अच्छे से इसको ध्यान में बैठा लीजिए। अनुच्छेद 240 पर हम आ जाते हैं। 239 हम पढ़ ली, 239, 239A, 239AA पढ़े। 239 के बाद अब 240 आएगा ना, 239 के बाद 240। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो अनुच्छेद 240 में क्या आता है? कुछ संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो कोई भी कुछ संघ हो, कोई राज्य क्षेत्र, वहां के लिए कुछ नियम कानून बना सके, इसके तहत अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति केंद्र, संघ, राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेंगे। अर्थात
क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रपति केंद्र संघ राज्य क्षेत्र की, केंद्र या संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए कुछ विनियम बना सकेंगे। ये बात अनुच्छेद 240 में की गई है। तो कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष नियम राष्ट्रपति बना सकते हैं अनुच्छेद 240 के तहत। ये बात आप ध्यान रखिए बस। परंतु जब पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए अनुच्छेद 239 ए के अधीन किसी निकाय का सृजन किया जाता है, तब राष्ट्रपति विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से उस संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बनाएंगे। कहने का मतलब, जिन भी केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका बन जाएगी, अनुच्छेद 239 ए के तहत विधायिका बन रही थी, संसद को अधिकार था कि संसद अनुच्छेद 239 ए के तहत किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधायिका बना सकती है ना, जैसे दिल्ली पौंडीचेरी में है। तो यही ये बात बोल रहे हैं कि जब भी किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका बन जाएगी, विधायिका नहीं बनी है तो राष्ट्रपति उस क्षेत्र के लिए नियम कानून बनाएंगे। मतलब जब विधायिका बन जाएगी तो विधायिका तो सब नियम कानून बनाएगा। समझ में आ गया बात? यस। यही पे आपका हमेशा टकराव होता है दिल्ली में। कैसे? दिल्ली में विधायिका बन गई, वो अपना कोई नियम कानून बनाती है, तो वहाँ जो राज्यपाल है भैया वो अपने ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं या अपना हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं, यहाँ तो मेरा अधिकार, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। इसलिए बार बार दिल्ली में टकराव देखने मिलता है। क्लियर? यहाँ पे मेंशन क्या है? अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं ना राज्यपाल, इसलिए टकराव होता है कि राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्ति है जिसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, जिसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सरीखे थे ना पीछे? यस। तो याद रखिएगा इसी बात को कि 239 ए के तहत जिस राज्य में विधायिका बन जाएगी वहां सारे नियम कानून उस केंद्र शासित राज्य बोल रहा हूँ, उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए वहां सारे नियम कानून विधायिका बनाएगी। और जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका नहीं है, विधानसभा नहीं है, वहां सारे नियम कानून अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति जी बनाएंगे, वहां की शांति के लिए, समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए, सुशासन के लिए। क्लियर? जहां विधायिका है वो नियम कानून बनाए, जहां नहीं है वहां राष्ट्रपति बनाए। राष्ट्रपति बनाएंगे तो 240 के अधिक शक्ति से बनाएंगे, और विधायिका तो विधायिका अपने तहत बनाएगी। और विधायिका का निर्माण 239 ए के तहत होता है। वही बात यहाँ पे लिखा है, मैं आपको समझा दिया हूँ। इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि का जो संघ राज्य क्षेत्र को तत्समय लागू है निरसन या संशोधन कर सकेगा, और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के किसी ऐसे अधिनियम का है जो उस राज्य क्षेत्र को लागू होता है। कहने का मतलब, जब विधायिका उस राज्य में बन जाएगी तो विधायिका जो भी नियम कानून बनाएगी उसको अधिक पूरी शक्ति उसी को प्राप्त होगी। कैसी शक्ति प्राप्त होगी? कि भैया उसको कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता, राष्ट्रपति जी भी उसको कैंसिल नहीं करेंगे। जैसे केंद्र का कोई नियम बनता है तो राष्ट्रपति जी उसको कैंसिल नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वैसे जिस राज्य में, जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका बन जाएगी, उस केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी जितने केंद्र के नियम कानून को है। ये बोल रहे हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके माध्यम से होता है भैया? राष्ट्रपति द्वारा। बात खत्म, पैसा आ जाओ। कि संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। केंद्र शासित प्रदेश को संघ राज्य भी बोलते हैं। केंद्र शासित मतलब क्या है? केंद्र के द्वारा शासन करने वाला क्षेत्र। ध्यान से देखिएगा, अब बोलते हैं ना केंद्र शासित प्रदेश। प्रदेश का मतलब भाई कोई निश्चित भूमि का टुकड़ा, कोई निश्चित भूमि क्षेत्र। मगर वहां पे शासन कौन करेगा? वहां पे शासन चलाएगा, पूरा शासन व्यवस्था चलाएगा कौन? शासित मतलब वहां शासन करेगा कौन? तो केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गया बात? यस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको समर्पित है? प्रेसिडेंट को समर्पित है। इसलिए प्रेसिडेंट जी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से यहाँ का शासन व्यवस्था, प्रशासन चलाते हैं। अगर यहाँ पे विधायिका है तो वो नियम कानून बनाएगी, विधायिका नहीं है तो राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 240 के तहत यहाँ पे अपना प्रशासन चलाएंगे। और अगर यहाँ विधायिका बना रहे तो 239 ए के तहत यहाँ विधायिका बन सकती है। इस ए में ही एक और डबल ए आता है, इसे के तहत एक और जोड़ा गया। 239 ए में ही एक और ए लाया गया। 239 ए में वाले ए था, बी था, सी था। तो 239 ए में एक ए है जिसके तहत आपका दिल्ली को बनाया, एनसीआर दिल्ली। ठीक, 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है?
चंडीगढ़ को, दादरा नगर हवेली को, दमन दीव को, पुडुचेरी को। आंसर एकदम स्पष्ट है दोस्तों, पुडुचेरी को। पुडुचेरी अपने आप में एक आंशिक राज्य। आंशिक राज्य क्या होता है सर? अरे भाई, जिस केंद्र शासित प्रदेश की खुद की विधायिका हो वो आपका एक तरीके से आंशिक राज्य है, समझ लीजिए, समझने के लिए। तो विधायिका सर आपके दिल्ली में भी है और पुडुचेरी में भी है। दिल्ली तो भाई केंद्र शासित प्रदेश है, कैपिटल है, राजधानी क्षेत्र बनी गया है, एनसीआर बनी गया है। अब पुडुचेरी की बात है कि पुडुचेरी के पास भी खुद की विधायिका है, तो पुडुचेरी के पास खुद की विधायिका है ना, तो है शायद भैया, इसलिए उसको भी आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है, ये आप समझ लीजिए। ठीक, चलिए अनुच्छेद 241 तो भैया आपका आ गया। अनुच्छेद 239 खत्म, 240 खत्म, अनुच्छेद 241 आ गया। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अब जो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहां पे हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, वहां खुद का भी उसका हाई कोर्ट होगा, अपना खुद का भी हाई कोर्ट बना सकता है। सभी केंद्र शासित प्रदेश के पास है कि खुद का हाई कोर्ट नहीं है। तो अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। आइए देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए हाईकोर्ट का कार्य कलकत्ता का हाईकोर्ट करता है। चंडीगढ़ के लिए हाईकोर्ट का कार्य पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट करता है। दादरा नगर हवेली दमन दीव के लिए मुंबई का हाईकोर्ट का काम करता है। लक्षद्वीप के लिए केरल का हाईकोर्ट, देखिए लक्षद्वीप समुद्र में, उसके लिए केरल का हाईकोर्ट का काम करता है। पुडुचेरी के लिए मद्रास हाईकोर्ट आपका काम करता है। पुडु ऊपर था दोस्तों, पुडु ऊपर है, पुडुचेरी हो गई, दिल्ली अलग है ना। तो पुडुचेरी के लिए मद्रास हाईकोर्ट काम करता है, ठीक। और दिल्ली के लिए दिल्ली का हाईकोर्ट अपना सेपरेट, देखिए केवल दिल्ली दिख रही है आपको स्पेशली, इसलिए अपना दिल्ली का हाईकोर्ट स्पेशली आपको अलग से दिख रहा है। वैसा वो अपने आसपास के राज्यों को समर्पित है, राज्यों के हाईकोर्ट को समर्पित है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी से होकर जाते हैं, इसलिए उसको कलकत्ता का हाईकोर्ट दे दिया गया। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा के पास है तो उसको चंडीगढ़ को पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट दे दिया गया। दादरा नगर हवेली मुंबई के पास, उसको मुंबई का हाईकोर्ट दे दिया गया। लक्षद्वीप केरल के पास, उसको केरल का हाईकोर्ट दे दिया गया। पुडुचेरी को भाई तमिलनाडु का, तमिलनाडु केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में फैला, इसलिए तमिलनाडु का हाईकोर्ट उसको दे दिया गया, ये तमिलनाडु में मान लीजिएगा। और दिल्ली के लिए अपना पर्सनल दिल्ली का हाईकोर्ट है। क्लियर? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 239, 240, 241। 239 में क्या बोला गया था कि भाई अगर संसद चाहे तो विधायिका बना के दे देगी। 240 क्या बोला गया? विधायिका बन गई तब तो ठीक है, विधायिका नहीं बनी तो राष्ट्रपति वहां अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शासन चलाएगा 240 के तहत। 241 में क्या बोला गया? तो 241 में ये बात बोला गया था कि वहां अपना उसका खुद का हाईकोर्ट हो सकता है। 241 उच्च न्यायालय का बात किया अगर संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के लिए, तो अनुच्छेद 241। चलिए अब क्लास समाप्त हो गया, देखते हैं टाइम बचा हो तो आगे पढ़ाएंगे कुछ टेबल वाला काम, अन्यथा इसको यहीं समाप्त करते हैं। चलिए फिलहाल टेबल तो आपको पढ़ाई दिया हूं मैं, तो इन बातों को ध्यान रखिए, है ना। अनुच्छेद 239, 40, 41 ये सब पढ़े। 42 समाप्त हो गया है, इसलिए 42 को नहीं बताया मैंने, है ना, निश्चित कर दिया गया है। तो 239 में क्या था? 239 में था सर कि वहां पे अपने लिए वो विधायिका का निर्माण कर, संसद अगर चाहे तो केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधायिका का निर्माण कर सकती है, ठीक। 239 के तहत, 239 ए के तहत, है ना। हाँ, तो 239 डबल एम क्या था कि एनसीआर दिल्ली को एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली बना दिया गया। इसके लिए 269वां संविधान संशोधन 1991 किया गया और दिल्ली को एनसीआर दिल्ली बना दिया गया, ठीक। 240 क्या था कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका नहीं है वहां राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो 240 में राष्ट्रपति की शक्ति है संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को चलाने के लिए। वहां राष्ट्रपति नियम कानून बना सकते हैं, विधि विधान बना सकते हैं, वहां की शांति के लिए, शासन प्रशासन के लिए, समृद्धि के लिए, ठीक। 240 में राष्ट्रपति की शक्ति है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से जुड़ी हुई। 241 में क्या है? 241 में भैया वहां का हाईकोर्ट। 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी हाईकोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। इसमें से केरल पुडुचेरी के लिए भी आया, ओके। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट का क्या? लक्षद्वीप का हाईकोर्ट, केरल का हाईकोर्ट ही लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहलाता है। कलकत्ता का हाईकोर्ट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी हाईकोर्ट कहलाता है। आपका पुडुचेरी का ये तमिलनाडु का हाईकोर्ट आप देख रहे हैं। दिल्ली के लिए पर्सनल दिल्ली का हाईकोर्ट है। चंडीगढ़ के लिए पंजाब हरियाणा वाला हाईकोर्ट है। दमन दीव दादरा नगर हवेली के लिए आपका इसका हाईकोर्ट है, क्या बोलते हैं, मुंबई का हाईकोर्ट है ना। ये सब आप देख लिए, क्लियर। चलिए तो चलिए इसी पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। वैसे तो आपको हर एक भाग उसके लिए जुड़ा हुआ अनुच्छेद सब चीज़ आपको याद ही है, तो उसको याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेते हैं।
दुआ करते हैं आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।